हाँ भाई, लेक्चर नंबर कितना आज? हाँ जी, लास्ट टॉपिक क्या था अपना? SN1 SN2 की क्वेश्चन लिखो, पेज देखो, कॉपी देखो। इनके आंसर्स लेके आ गए आप लोग? ठीक। हाँ भाई। हाँ जी, आगे स्टार्ट करें। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर वगैरह बता दिया था सब, वहां तक हो गया था डिस्कस। ठीक है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं SN1 SN2 के सवाल। आवाज नहीं, अब पढ़ते हैं आप थोड़ा ना, माहौल बनाते हैं इस वीक। हर वीक क्लासेस वैसे कम आ रही है अपनी। चलो भाई, इस वीक अपन बढ़िया से पढ़ेंगे ना, जोरदार तरीके से। तो आप लोग पूरा फोकस बोर्ड पे रखोगे, आवाज कम से कम, लिखने का काम फास्ट और समझने का काम भी फास्ट। करें स्टार्ट? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी नेक्स्ट है वो लगा लो, उसी के आगे जहां से अपन कर रहे थे उसी के आगे एक सवाल ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो, ये आपका CL आ गया। हमारे पास यहाँ पर H2 है, पूछा है मुख्य उत्पाद। तो थोड़ा सा गैप आ गया, इसलिए मैं एक बार एक दो सवाल खुद कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको दूंगा। सबसे पहले H2 दो काम करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, है ना? तो ये आपका SN1 हो जाएगा। तीन में से दो फैक्टर SN1 के आ रहे हैं। अब आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप जानते हो कि जब भी प्लस आता है तो रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो अभी ये 5 की रिंग है, अब ये 6 की हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ पे एक्सपेंड करो तो एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पे इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इस पॉजिटिव को आप शिफ्ट करोगे 1 2 हाइड्रेट करके, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इस पे पानी पिलाओगे और आपका ये OH यहाँ पे आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था क्या? छाप लो। तो ये अपना SN1 का एक सवाल और हो गया। तो आई थिंक मैंने पिछली क्लास में SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो आपको करवा दिया था, वो कंपाउंड्स का वो करवा दिया था ना, ब्रेड्स रूल बताया था शायद, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है। तो अपन ने SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, साथ ही साथ SN1 के मेजर दोनों अपन ने कर लिए। अब अपन SN2 के सवाल करने वाले, जहां पे उनका ऑर्डर और उनके मेजर देखते हैं। फिर अपन मिक्स सवालों पे आ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। अब जो आपके सामने सवाल आने वाले हैं, अपने को SN2 के हिसाब से बात करनी है भाई। तो यहाँ पर अपन SN2 ले लेते हैं और सवाल शुरू करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल ये रहा। आप सोचते रहो SN2 में क्या बात थी और आंसर लाते रहो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। बोलो भाई, फर्स्ट का आंसर बताओ फटाफट। SN2 क्राउडिंग कम चाहिए ज्यादा चाहिए? हमला आगे से होगा पीछे से होगा? पीछे से होगा। एसिम्टोमेटिक पीछे से होता है, तो क्राउडिंग जितनी कम होगी
उतनी अच्छी रिएक्शन होगी, तो आंसर आएगा 3 to 1, है ना। आप बोलोगे भाई आपका जो 1 डिग्री है वो फास्ट रिएक्शन करेगा 2 डिग्री से, और वो करेगा 3 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? आयोडीन। हाँ मतलब है ही नहीं यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन। तो आप जानते हो कि जो बी आर उसकी साइज बड़ी है तो आसानी से निकलेगा, तो रेट फास्ट। तो पहला सवाल डिग्री पे हो गया, दूसरा लिविंग ग्रुप पे हो गया, है ना, सिंपल है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर और बड़े सवाल लाते हैं 2-3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है बट चला लेंगे अपन काम, कोई दिक्कत नहीं। एक मान लो आपके पास ये वाला कंपाउंड, एक आपके पास ये कंपाउंड है, कंपाउंड एक कंपाउंड, तो बोलो SN2 फास्ट कौन करेगा? सेकंड वाला करेगा, क्योंकि सेकंड वाला आपका कितने डिग्री, 1 डिग्री RX, और पहले वाला 2 डिग्री RX, हाँ या ना। तो वो वाली बात देखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे आयोडीन, आंसर बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। सेकंड, क्राउडिंग कम है, कर लो आराम से। हुआ, नेक्स्ट पा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे आ रहा हूँ। 5 आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा देखा देखा लग रहा होगा, बोलो भाई आंसर बोलो 5 का। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। आई थिंक ये तो वो कंपाउंड है जो तो SN2 करता ही नहीं है, शाबाश, बीटा ब्रांचिंग, ये बोल रहा था कि देखा देखा लग रहा है। आपका सेकंड वाला जो है उसमें बीटा ब्रांचिंग है, तो ये तो SN2 करेगा ही नहीं, फर्स्ट वाला भाग के SN2 करेगा, तो अपन सेकंड को काट के फर्स्ट आंसर ज्यादा बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़े से मैं एक साथ सवाल दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दो काम करना है, SN1 का ऑर्डर भी बताना और SN2 का ऑर्डर भी बताना है, दोनों ऑर्डर एक साथ बताओ, SN1 और SN2। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तुम्हारे हिसाब से देखो क्राउडिंग दोनों में सेम सेम सी है, तो क्राउडिंग वाली बात से तो आई थिंक आंसर आएगा नहीं, और बताओ फिर क्राउडिंग वाली बात से नहीं आएगा तो कैसे करें? देखो कौन सी, SN2 या SN1? तूने सब बता दिया, मेन चीज बताना भूल रही है। चलो मैं बताता हूँ, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, आप यहाँ पे देखो, सभी विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान देना भाई एक बार। अगर आपसे कोई पूछता है SN1, तो आप क्या करोगे बताओ? आप बनाओगे मध्यवर्ती कार्बोनाइन और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे। तो अगर मुझे SN1 बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव चार्ज बना लूंगा इंटरमीडिएट के हिसाब से, और जिसका पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल वो मेरा आंसर आएगा। अब किसका पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, क्यों है? ये नहीं, शाबाश, रेजोनेंस। आप ये बोलो कि सर O के पास है लॉन पेयर, तो लॉन पेयर गैप पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, उसके हिसाब से आंसर आएगा 1 बड़ा है 2 से, हाँ या ना? ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? तो SN1 का आंसर तो ऐसा आएगा। अब SN2 में अगर मैं इसी क्वेश्चन को SN2 के हिसाब से सोचूं, तो SN2 के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो बनता नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज बनता नहीं तो यहाँ पे जो अटैक होता है वो किसके बेसिस पे होता है, क्राउडिंग कम होनी चाहिए, बट क्राउडिंग तो आपको दिख ही रही है यहाँ पे, दोनों में सेम सी है। अब देखो SN2 में न्यूक्लियोफाइल फास्ट तरीके से अट्रैक्ट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट होता है वो एक चार्ज को देख के होता है, वो चार्ज है डेल पॉजिटिव, है ना, जो इस क्लोरीन के खींचने की वजह से यहाँ पे आ रहा है, वो तो यहाँ पे भी आ रहा है क्लोरीन खींचने के कारण डेल प्लस, बट यहाँ ऑक्सीजन के खींचने के कारण डेल प्लस और बढ़ रहा है, तगड़ी वाली भूख आ रही है।
अगर तगड़ी वाली भूख आएगी तो OH माइनस और फास्ट तरीके से अट्रैक्ट होगा या धीरे धीरे होगा? खत्म। तो जब आप SN2 की बात करोगे तो आपको डेल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, SN1 की बात करोगे तो प्लस की स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि SN1 में इंटीग्रेटेड प्लस होता है, SN2 में डेल प्लस होता है। क्योंकि SN1 टू स्टेप होती है तो इंटरमीडिएट बनता है, SN2 सिंगल स्टेप होती है तो डेल प्लस मैटर करता है ना? तो सेम सवाल के अंदर आप यहां देखो, आपसे अगर SN1 पूछे तब भी 1 2 आंसर था, और SN2 पूछे तब भी 1 2 आंसर था। कई बार बच्चों को लगता है कि SN1 का उल्टा SN2 होता है, यहां नहीं है, इसलिए आप इसको लगा लो स्टार। देखो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ और आपको काफी गेप आ गया, तो आप ऐसा ना सोचना इस बात को, ऐसा नहीं कि फ्लो फ्लो में इस बात को भूल जाओ छोड़ दो। भाई SN2 सिंगल स्टेप है, तो SN2 के अंदर जब OH माइनस वहां पर अट्रैक्ट होगा तो वो एक प्लस को देख कर अट्रैक्ट होता है। तो जिस रिएक्शन में प्लस जितना ज्यादा उतना खतरनाक अट्रैक्शन होगा। और बात करते हैं SN1 में, तो वहां पे बनता है इंटरमीडिएट, तो जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल उतने खतरनाक SN1 हो जाएगी। तो SN1 में तो इंटरमीडिएट आएगा, SN2 में पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ या ना? समझ में आ गई क्या बात? नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया। तो ये आपका हो गया SN1 और ये हो गया SN2। चलिए, तो ये SN1 के बारे, SN2 के बारे में है ना, SN2 के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये SN2 में ऐसा होता है, और SN1 का आपको मैं बता चुका पहले ही, ठीक है। अब इन सेम कंसेप्ट को यूज करके आपको ये सवाल करना है सातवां। सातवें में दोबारा से आपको दो चीजें बतानी है। आपको SN1 बताना है किसका फास्ट होगा, SN2 बताना है किसका फास्ट होगा। सोचो एक बार आप लोग। SN1 में कौन ज्यादा होगा? सेकंड होगा। SN2 में कौन ज्यादा होगा? सेकंड ही होगा। सोचो एक बार। अगर आप बात करते हो SN1, तो आपको बनाना पड़ेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में आप देखोगे कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे सेकंड वाला फर्स्ट से आगे। अगर आप बात करते हो SN2, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के खिंचाव के कारण यहाँ पर आएगा डेल प्लस, और यहाँ पे खिंचाव दो तरफ से होगा तो डेल प्लस ज्यादा आएगा, है ना? तब भी आंसर क्या आएगा? अरे ओ और ओ सेम ही है, बस आपके देखने का नजरिया अलग हो गया क्योंकि कंपाउंड चेंज हो गया, बाकी फंडा वही है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। समझ रहे हो? हल्का सा ढांचा चेंज हुआ है, बाकी कंसेप्ट पुराना वाला ही है। हाँ भाई, हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सिर्फ SN2 का आंसर बता दो आप, सिर्फ SN2। आंसर आएगा फर्स्ट। जो भी आपका गलत हो रहा है ना, उसको पहले काम तो करो स्टार लगाने का अपनी कॉपी में। जो आपके लिए गलत है वो आपके लिए स्टार है। अब सारे स्टार मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से क्या गेम है यहाँ पे। देखो दो बातें हैं, आप इसको पहले एक बार फोकस करो, फिर मैं लिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि अपन करा रहा है SN2, है ना? तो SN2 में आप एक बार पूरी फील लो उसके, SN2 में होता क्या है। एक RX होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। R और X में जो है वो क्राउडिंग कम होती है, तो जब X निकल रहा होता है तभी न्यूक्लियोफाइल भचीड़ मार रहा होता है ना? इसको वेट तो बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये इसका अटैक करना और उसका निकलना एक ही साथ होता है ना? ये फील हो पा रही है पहली बात तो, ठीक है यहां तक। अब पॉइंट ये है कि आप, ये R है ये X है, X R वाले कार्बन से खींच रहा है तो उस पर डेल माइनस चार्ज, और R से कार्बन जा रहे हैं, R से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो R पे डेल प्लस। तो यहाँ डेल प्लस, और ये हमारा नाभिक नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इधर से आ रहा है पास, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है,
आप बोल रहे हो डेल प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन वो लेके भाग रहा है, तो यहाँ कमी आ रही है, तो ये बाहर से कमी को पूरा करने के लिए अपने ऊपर अटैक करवा रहा है, तो जितनी यहाँ पे कमी बढ़ेगी उतना अट्रैक्शन फास्ट होगा या नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अट्रैक्ट तब होगा जब यहाँ पे कमी क्या होगी, ज्यादा होगी। साथ ही साथ जहां भीड़ मारने जाओगे वहां पे क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, तो जिस पर अटैक करो वहां क्राउडिंग आपको कम चाहिए और डेल प्लस ज्यादा चाहिए। समझ गए? अब कभी आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ, कभी ऐसा कोई लफड़ा पड़ जाए कि डेल प्लस वाले से आंसर 1 2 आ रहा हो और क्राउडिंग से 2 1 आ रहा हो, तो किसकी सुने हम? डेल प्लस की। ये आपका कंसेप्ट आज तक का लटखड़ाया हुआ है, क्योंकि जिस कार्बन पर जितना ज्यादा डेल प्लस होगा उतना ही फास्ट वो उसको अट्रैक्ट करवाएगा अपनी तरफ। समझ में आ रही बात? तो दो बातें हैं। तो अभी जैसे आपको हर सवाल डेल प्लस से करना चाहिए, क्योंकि डेल प्लस अपना प्राइमरी फैक्टर है। ठीक है, तो आप यहां देखो, ये खींचा तो डेल प्लस आया, यहां पे ये खींचा तो डेल प्लस आया, बट यहां पर ये भी खींच रहा है तो डेल प्लस और बढ़ गया। तो आंसर क्या आएगा? छाप। एक बार ये छापो, फिर मैं लाइन बना के पूरा लिखवाता हूं। भाई जिस पे जितनी कमी उतनी फास्ट अटैक करने की औकात। हुआ? लिखो, SN2 रिएक्शन में, एक नोट लिखो, SN2 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के जिस कार्बन पर, एल्काइल हैलाइड के जिस कार्बन पर, एल्काइल हैलाइड के जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वहां डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए, वहां डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, क्योंकि वो डेल प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहते हैं। और उसी कार्बन पर क्राउडिंग कम होनी चाहिए, उसी कार्बन पर क्राउडिंग कम होनी चाहिए, जिसे हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। स्टेरिक, STERIC, जिसे हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। लाइन चेंज करो। इन दोनों फैक्टर में से मोर डोमिनेंट फैक्टर, इन दोनों फैक्टर में से मोर डोमिनेंट फैक्टर डेल पॉजिटिव वाला होता है। जनरली अपन, जैसे आप लोग पिछले साल पढ़े थे और जितना अपन नीट के हिसाब से बात करते तो हमारा दिमाग चलता है क्राउडिंग कम चाहिए, क्राउडिंग कम चाहिए, बट थोड़ा और डेप्थ में जाकर अगर समझे तो क्राउडिंग से पहले डेल प्लस कम चाहिए, डेल प्लस ज़्यादा चाहिए। समझ में आ गई बात? तो अपने जो सवाल आते हैं वो क्राउडिंग वाले से हो जाते हैं, कहीं कोई बात फंसती नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं हाँ ठीक है क्राउडिंग से हमारा काम चल रहा है। बट अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ नहीं यार यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, और उससे आपको समझ में आएगा कि नहीं कुछ बात और भी है जो हम जानते नहीं है। सवाल लिखो आप, ये है वो सवाल, पीएच, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। एक ये है और एक आपका छोटा सा कंपाउंड ये है। अगर अपन बात कर रहे हैं SN2, देखो अगर आप यहां पे बोलते हो कि क्राउडिंग सबसे कम किस में, पहले में या दूसरे में, तो आपका आंसर आएगा 2 1। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू क्राउडिंग फैक्टर, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर। और वही अगर आप बात करो कि डेल प्लस कहां पे ज्यादा, तो आप देखो Cl खींच रहा है तो डेल प्लस आ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से खींच रहा है, कार्बन इससे खींच रहा है तो डेल प्लस और ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ तो हल्का से डेल प्लस आ रहा है भाई, है ना? तो अगर बात करते हैं अपन डेल प्लस के हिसाब से तो आंसर आना चाहिए आपका 1 2।
ये आ गया अकॉर्डिंग टू डेल पॉजिटिव फैक्टर। अब फंस गए भाई, किसके सुने किसके नहीं सुने। तो आपका जो रियल आंसर आएगा वो 1 2 आएगा। तो आंसर आएगा 1 2, मतलब डोमिनेंट फैक्टर जो आपका है वो डेल प्लस है, ना कि क्राउडिंग। पेपर में आया हुआ है तो अपन आराम से इसको विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कभी ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता नहीं है तो अपन बोलते हैं हाँ क्राउडिंग वाले से हो गया भाई, क्योंकि सवाल ही ऐसा आता है कि क्राउडिंग वाले से वो बात सेट हो जाती है। समझ गए, छाप लो इस चीज को। हाँ भाई, हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये अपन ने ये सवाल कर लिया। अब एक सवाल और ले लेते हैं। देखो, जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे CH3Cl, और इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दो जैसे एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, इसमें आप दिमाग लगाना। अगर मान लो मैं इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करूँ और उसके रेट R1 है, और पानी से कराता हूँ तो रेट R2 है, तो बताओ कौन से रेट फास्ट है। सेम कंपाउंड, कौन फास्ट तरीके से रिएक्शन करेगा, बोलो। क्यों करेगा। शाबाश। आप देखो इस सवाल में सारा गेम किस पर डिपेंड टिका हुआ है, आपको अटैक कराना है इसके ऊपर, है ना। तो यहां जो अटैक करेगा वो N का लोन पेयर करेगा, यहां जो अटैक करेगा वो O का लोन पेयर करेगा। आसानी से लोन पेयर कौन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम वैद्युत ऋणी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो आसानी से देगा वो आसानी से अटैक करेगा, तो आंसर आएगा R1 बड़ा है R2, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N की कम है O से, देयर फोर गुड न्यूक्लियोफाइल N होगा O से। ये लो, छोटी सी बात है, तो इससे सवाल हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। फाइंड मेजर इन फॉलोइंग रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं कि मेजर निकालना, आपको कौन सी SN1 है कौन सी SN2 है, खुद से दिमाग लगाना, हिंट नहीं मिलेगा अब, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया अब। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखो भाई। हाँ, आंसर बोलो। पहले तो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये। क्या आपको मैंने SN2 के टाइप पढ़ा दिए थे। कौन कौन से टाइप थे SN2 के। स्वार्ट्स, फिंकलस्टाइन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये कौन सा है, पढ़ गया हो। फिंकलस्टाइन, जिसमें मैंने बोला था नाई, अगर आपको याद आ रहा हो तो, नाई एसीटोन फिंकलस्टाइन, है ना। तो बेसिकली आप, चलो आप ये भूल भी गए, मान लो आपको याद ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, अपन ऑन द स्पॉट दिमाग लगाते हैं। आप देखो ये कंपाउंड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो I माइनस मिलेगा। अगर I माइनस मिलेगा तो I माइनस आप जानते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। और आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है। और एसीटोन जो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और ये भी किसको फेवर करता है, तो कौन सी होनी है, SN2 होनी है। आप बिना पीछे का याद रखे भी कर सकते हो। अब यहां से जो I माइनस आएगा, अगर SN2 है तो हमला ये पीछे से करेगा और आगे से ये भागेगा। तो हमला अगर पीछे से होगा तो यहाँ पे जो भी लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो डैश 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 पे लगा दो आप क्या, I। ये आपका आ गया आंसर, और हो गई SN2 रिएक्शन। और थोड़ी बहुत मेमोरी है, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप, तो इसका नाम है फिंकल स्टेन अभिक्रिया, जो पढ़ा रखी है।
तो ये हो गया आपके फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, है ना। चलिए भाई बाकी सवाल करते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। बस कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस को जोड़ना सीख लो आप तो बस। आपको पता है कि कार्बन ब्रोमीन टूटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ऐसा दिमाग में सोच लो आप। तो दिमाग में सोचोगे तो फटाफट आपको यहाँ पे डेल प्लस डेल माइनस पटेक करा के और बात खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ देखो ये सवाल करो एक बार आप, इसमें थोड़ा बहुत कुछ लगा सकते हो दिमाग। देखो यहाँ पर दो जगह आपके पास Br और Cl है और आपके पास एक ही मोल Na है। गेस करो नाई अटैक कहां पर करेगा, I माइनस Br को हटाएगा या Cl को हटाएगा। Br को क्यों नहीं हटाएगा, किस पे रेजोनेंस है, दोबारा देख। हाँ भाई बोलो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंपाउंड SN1 और SN2 नहीं करते, पांच पांच एग्जांपल्स लिए थे। उसमें से आपको याद होगा कि ये जो है वो रेजोनेंस कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर डेढ़ डांडा तोड़ना पड़ रहा था, जोर आएगा। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है इसका, देखो लॉन पे यहाँ पे सिंगल सिंगल रेजोनेंस है ही नहीं, कुछ नहीं है। आई माइनस आया, दिया बसीड़, एलो पे भगा दिया। तो जहां रेजोनेंस होगा वहां पर SN1 SN2 में जोर आ जाएगा, SN1 SN2 आसानी से नहीं होगी। तो बस इसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये कर लेना है कि भाई वो तो टूटेगा नहीं, सब मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ा सा आप नोट्स पढ़ के आ जाओ, मजे आ जाएंगे। और अब तो पढ़ लो नोट्स, क्योंकि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा बस, है ना। और मैं बात करता हूँ सर से कि सप्ताह में 6 दिन क्लास हमारी आए। क्या उनकी कितनी आती है, नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे अपन, लेंगे टाइम पे, बट शेड्यूल ऐसा सेट करवा देंगे कि फिर मैं 6 दिन ही आ जाऊंगा। चिंता हो तो आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं दूंगा मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता, बट जितना लेता हूँ आपको समझ में जैसे अभी मैं आपको 3 दिन दिख रहा हूँ, फिर 6 दिन दिख जाऊंगा, क्या दिक्कत है, कि ज़्यादा देख लेना। हाँ भाई आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हो गया, केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के बावड़े हो गए क्या। कोई बात, थोड़े दिन तो हो जाओ यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो करोगे ना। क्या पढ़ा रहे हैं ML सर आजकल, केमिकल बॉन्डिंग। और अब भाई सबसे मस्त चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, पता है क्या केमिकल बॉन्डिंग। एक बार बताओ कितने लोग पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, पहली बार। ज्यादातर तो नए नहीं है, मतलब पुराने ही हैं। पता है केमिकल बॉन्डिंग में सवाल कितने आते हैं, बहुत होते हैं, 4 सवाल। चक्कू चक्कू 16 नंबर, है ना। गलत हुआ तो 20, अगर -1 कर रहे हो तो फिर 5 होते हैं फिर, और 20 नंबर का मतलब जिंदगी सेट। तो केमिकल बॉन्डिंग को बढ़िया से पढ़ना भाई, है ना, पूरा जान लगा दो, बहुत अच्छा चैप्टर है वो। ऐसा मत सोचोगे केमिस्ट्री की क्लास आ रही है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है ना। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म आ गई, और ये देखो दिया बचीड़, और ये देखो यहाँ से ये बार वाक नहीं हुआ। तो यहाँ पे डैश 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 पे क्या जाएगा, OCH3, छाप लो फटाफट। और आपको उस स्टेज में नहीं जाना है जिस स्टेज में बच्चे कई बार चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं सुसुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था, जानते हो सुसुप्त अवस्था का मतलब। बस सर अब तो कुछ भी कर लो सर बस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे शुरू शुरू में पढ़ने आते हैं अपन तो जोश होता है, मोटिवेटेड रहते हैं, फिर 4-5 टेस्ट में औकात दिखती है,
फिर उसके बाद में अब तो ठीक है यार, चलने दो बस। हाँ ठीक हो गया, हाँ क्लास, हाँ चलो, नहीं जाना, हाँ नहीं जा रहा, कुछ भी करा लो, फिर अपन शरीर से बैठे बट मन से नहीं बैठे। वो स्टेज आता है देखो, कंफर्म आता है वो। अब वो किसी का एक दिन का आता है, किसी का एक महीने का आता है, किसी का एक साल का आता है, किसी का 5 साल का भी आता है, वो उसके ऊपर है। बट हो सके तो एक दिन का वो स्टेज लाओ और निकाल दो उसको, क्योंकि अपन जब बैठे हैं टाइम दे रहे हैं तो फिर एकदम मन से बैठो, है ना। और टीचर से आपको इतना शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके बैच की तो बहुत अच्छी तारीफ करते हैं सब टीचर यार। अच्छा बैच है अपना ये, जो भी टीचर बोलते हैं बोलते हैं नहीं बढ़िया बैच है यार। सभी के बीच में क्या? अरे ऊपर उठ जाओ समोसे से यार, क्या समोसे? समोसे भी कोई खाने की चीज है क्या यार? नहीं, अगर तुम्हें समोसे खाने से नीट हो जाए तो अभी खिला दूं। करती मजाक। सही बात है, बोल रहा शुरू किसने किया था मजाक? समोसे वमोसे ठीक है, मतलब समझ गए। चलो एक काम करते हैं, समोसा सबके लिए पक्का। नेक्स्ट टेस्ट कब है? नहीं नहीं रुको से ना, एक बार पहले बात तो कर ले। कब है टेस्ट? 10 को है क्या? आज तारीख कितनी है? आई थिंक 10 दिन बाकी है। और वो सिटी टेस्ट है, माइलस्टोन है। फिर तो और ही बड़ा पेपर हम लोग ही बनाने वाले हैं। उस क्लास में, उस टेस्ट में सॉरी, 10 तारीख वाले टेस्ट में अगर इस क्लास में से लगभग 20 से 30 बच्चे, अरे सुन तो लो यार, तुम्हें अपने भरोसा नहीं है? क्या मतलब? अगर 20 से 30 बच्चे 550 प्लस आते हैं तो समोसे पक्के सबके लिए। तो ले आओ पीछे, आज तक उन्हें तो ले आओ। देखो मेरे को इतना पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो मैं भी हिंदी मीडियम से था, जुनूनी होते हैं भाई। और अगर उन्होंने ठान लिया ना तो वो रात रात भर जागते हैं, फिर सोते नहीं है। 550 फिर कोई बड़ी बात नहीं, खासकर बायोलॉजी में, मतलब नीट में ला सकते हो अगर तुम्हें टारगेट मैंने दिया। समोसे नहीं, फिर तो भंडारा करा दूंगा मैं, और बोलो डील पक्के तो बताओ। और अगर डील नहीं करनी तो अगली बार समोसा कोई नहीं बोलेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, पहले एक बार तो लियो, अगली बार डील और बड़ी कर रहा हूँ। हाँ, ये सवाल देखो भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेपर में 4 से 5 बार आ रखा है भाई। लिखो। देखो क्या है, एक हर्डल होती है दिमाग में। जैसे कभी आज तक किसी ने 400 नहीं देखे तो सोचता 400 क्या ही होते हैं, सोचते ही हैं बस, करके तो देखो एक बार 400 भी आ जाते हैं। वो तुम्हारे दिमाग की एक मानसिकता है कि नहीं आएंगे, उसको निकालो। पिछली बार यहाँ पे एक लड़की थी, उसको ऐसे क्लास वाले बड़े प्यार से चूरमा बोलते थे, चूरमा जानते, दाल बाटी चूरमा, उसका नाम चूरमा था। तो सीन क्या था कि उसने बताया था क्लास के अंदर, वो नाराज नहीं होती थी उससे, वो उसको भी अच्छा लगता था कि सब बोल रहे हैं हाँ ठीक है कोई बात। वो नीम का थाना के आसपास की रहने वाली थी वो, ठीक है। और 12वीं जस्ट एग्जाम देने के बाद उसने 2-3 महीने घर पे, जो भी टाइम मिला उसको, 2-3 महीने बताया उसने, 12वीं के पहले 12वीं के बाद यूट्यूब पे क्लासेस लगाई, पीडब्ल्यू के वो ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ाते थे यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस, जो एग्जाम से पहले लगाते, तुम्हें अगर पता हो तो, वन शॉट तुमने कभी देखो तो, वन शॉट करते हैं वो सब। वो पढ़ के वो बायोलॉजी में 360 में से 280 नंबर लाई थी, एकदम ठेठ ढाणे की छोरी थी वो। समझ आ रही बात? 280 नंबर सिर्फ घर पे बैठ के यूट्यूब पे वन शॉट देख देख के लेके आ गई वो, 360 में से बायो में। अब तुम बताओ, तुम यहाँ 1 साल से पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हें 400 नंबर ज्यादा लगते हैं? सोचो एक बार। कुछ भी नहीं है भाई, बायो में ले आओगे तुम इतना तो। कोचिंग में बैठे हो, टीचर सामने खड़ा है, वहां तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ तो टीचर साक्षात खड़े हैं तुम्हारे सामने, और उनसे पूछ सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। घर वालों से दूर हो, कोई दिक्कत है नहीं तुम्हें, तो 250 अगर वो ला सकते हैं, 280 तो तुम तो 300 ला सकते हो यार। तो 300 नंबर तो तुम्हारे वहां मान लेते हैं अपन बायो के। और बचे तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स, चलो मान लो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हो तो कम से कम 100 नंबर तो ले लोगे।
चलो 50-50, तब भी 400 जाता है। चलो वैसे नहीं तो दो टापरों के मिला के तो 400 ही जाते हैं ना। अरे ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार। चलो भाई, अब इस सवाल को देखो एक बार, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा। समझ मारी बात, थोड़ा बड़ा दिमाग लगाओ। एक बार है ना अपने आप से पूछो कि मैं, जैसे ना कई बार तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मैं 400 लाऊंगा, मैं 400 लाऊंगा, ले आओगे। अरे पहले 300 है उसके बात करो, मैं जिसके 300। अब वो कांच में खड़ा होकर बोलेगा मैं 700 लूंगा, तू 700 लाएगा, चल बे। वो शायद ज्यादा हो जाएगा। क्या होता है कि जिसके मान लो कि किसी के नंबर आ रहे हैं 200, अब वो कांच में अपने आप को देख के बोला कि मैं 700 लाऊंगा, तो उसकी इमेज उसको थप्पड़ मार देगी। इतना मत फेंक। हाँ, टॉपिक पे आते हैं, बढ़िया सवाल है, देखो उधर, ये के प्लस। अब देखो मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार इस क्लास में किसी बच्चे ने बोल दिया कि मुरली सर बहुत मोटिवेट कर रहा है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं इतना मोटिवेट नहीं करेंगे अब। चलो, आप देखो भाई, एक कंपाउंड है KCN, एक है AgCN। आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो कि KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो प्लस और माइनस में टूटता है। तो यहां से जो माइनस चार्ज आएगा वो अटैक करके इसके ऊपर Cl को भगा देगा। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्लेन के ऊपर की तरफ C, उसके बाद N, हाँ या ना। अब AgCN में क्या होता है, Ag और C का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट होता है, ना कि आयनिक। तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये टूटता नहीं, तो अटैक यहां से माइनस से होता नहीं है। तो यहाँ पे लॉन पेयर से अटैक होता है, क्योंकि लॉन पेयर भी नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आप इसका यहाँ अटैक कराते हो, तो जो भी यहाँ पे जुड़ता है वो N की तरफ से जुड़ता है। तो N की तरफ से पहले N और उसके बाद C। तो यहाँ पे आंसर आता है साइनाइड, और यहाँ पे आंसर आता है आइसो। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों बहुत बार। किस्मत ने साथ दिया, इस बार भी आएगा, देख लो फटाफट। KCN में आयनिक होने के कारण CN, AgCN में आयनिक नहीं होने के कारण NC। इस बात को दिमाग में सेट कर लो फटाफट। आगे बढ़े। क्या टेस्ट में मैं क्या दूंगा, ये वाला चैप्टर सिंपल, एक ही चैप्टर बस, हेलो एल्केन हेलो एरिन, और कोई दिक्कत नहीं। आराम से पूरे में से पूरे ला सकते हो, बिल्कुल नीट लेवल का पेपर आएगा। अच्छे से पढ़ लो, 4-5 बार रिवीजन कर लो, आ जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ ले। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक आप ये देखो एक बार, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक्स है और इसके आप परीक्षण करवा रहे हो, दोबारा से देखो वापस, बातें मत करो यार। एक बार आप परीक्षण करवा रहे हो इसकी के NO2 के साथ, अगेन एनसीईआरटी से उठा रहा हूं, और ये आगे आपका AgNO2 के साथ, सेम यहां पे वही लफड़ा आएगा जो वहां पे था। अगर आप KNO2 देखोगे तो सबसे पहले KNO2 की स्ट्रक्चर देखो आप, KONO। कई बार बच्चों को बोलते हैं KNO2, तो बच्चे ये बना लेते हैं N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये नहीं होता। KNO2 होता है कोनो, KONO। और यहां पर ये जो बॉन्ड है वो आयनिक होने के कारण टूटेगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस अटैक मारेगा, एक्स भागेगा, तो यहां पे जो भी लगेगा वो ओनो लगेगा, ओनो। क्या लगेगा। और वही AgNO2 में अगर आप देखते हो तो AgNO2 में Ag और O का बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो अटैक कहां से होगा, N के लॉन पेयर से, शाबाश। N के लॉन पेयर से अटैक होने की वजह से X बाहर निकला, तो यहां पे जो भी लगा वो N की तरफ से लगा, तो पहले N आया फिर O2 आया। तो यहां जो आपका आंसर आ रहा है इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, NO2 आने के कारण। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NO2 आ रहा है, और वहां ONO आने के कारण इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। तो वो नाइट्राइट होता है। और ये तो बहुत देर से बातें कर रहा है, सही बता रहा हूं मैं, दिक्कत हो जाएगी तेरे को, पढ़ ले आराम से। एल्काइल नाइट्राइट और दूसरा हो गया नाइट्रो एल्केन। वैसे भी तेरा बहुत समझ रहा ना तू, आखिरी ड्रॉप चल रहा है तेरा ये, तेरे को ये काम शोभा नहीं देते।
चलो भाई छाप लिया। तो जब AgNO2 आएगा तो आपको लगाना है NO2, जब KNO2 आएगा तो आपको लगाना है ONO, नाइट्राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसको भी स्टार लगा लो, ये भी एनसीईआरटी से आ रहा है जस्ट, और ये स्टार हालांकि सब कुछ एनसीईआरटी से, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आपने कर लिया, पढ़ा दूं? अब आते हैं, लिखो हेडिंग मिक्स क्वेश्चंस। अभी तक मैंने आपको SN1 SN2 के अलग अलग सवाल कराए। अब आपको सवाल देख के समझना है कि SN1 का है या SN2 का है ना? आपको उसमें हिंट नहीं होगा कि किसका है। चलिए शुरू करते हैं SN1 SN2। जैसे ये कंपाउंड है और इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो ऐसे, ये आ गया आपका KSH और ये आ गया H2। बताओ किस में SN1 है, किस में SN2 है? शाबाश। नीचे वाले में H2 आने के कारण ये हो गया आपका SN1, और वहां पर SH माइनस आने के कारण ये हो गया आपका SN2। आप जानते हो SN2 में अटैक एंटी साइड से होता है, तो अगर वो प्लेन के नीचे है तो जो भी अटैक होगा वो ऊपर से होगा। तो यहाँ पे प्लेन के ऊपर की तरफ आ गया आपका SH, है ना? और H2 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहाँ पे इधर आप देखोगे तो पहले ये बनेगा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज बनेगा पहले, फिर इस पॉजिटिव चार्ज पे आप अटैक कराओगे H2 का, तो दोनों तरफ से होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि यहाँ पे रेसिमाइजेशन होगा। तो एक बार ऊपर OH और एक बार नीचे OH। तो इस तरीके से आप समझ जाओ। ठीक है भाई, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जनरली 3 डिग्री RX कौन से रिएक्शन को फेवर करते हैं? SN1। और 1 डिग्री RX SN2, ये पता है ना आप लोगों को? ठीक है भाई। आप ले, अब आपको एक सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के करना, ऐसे फ्लो फ्लो में नहीं करना। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है ये वाला, और यहाँ लिखा हुआ है H2, बताओ SN1 होगा या SN2 होगा? देखो, अगर आप इसको देखते हो तो ये बोल रहा है SN1, और इसको देखते हो तो ये है 1 डिग्री RX। एक बात बताओ, 1 डिग्री RX SN1 करता है क्या? नहीं करता। क्या है ये एलाइलिक, उससे क्या होगा? सोच सोच, घबरा मत। एक बात बताओ, अपन ने ये बोला कि जो आपका 1 डिग्री RX है वो SN1 नहीं करता, उसका कारण क्या होता है? बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। बट अगर आप यहां से Cl को भगाते हो तो इसके बाद जो बनने वाला है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये करेगा या नहीं करेगा? ये भाग के करेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अपन एक नोट लिखेंगे, ये जो बन रहा है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे आराम से रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही 1 डिग्री हो। हाँ, नॉर्मली 1 डिग्री पे नहीं होता, बट जब रेजोनेंस आ जाए तो फिर तो बात चेंज हो जाएगी। छाप लो ये। एक नोट लिखो, जनरली जनरली 1 डिग्री RX, जनरली 1 डिग्री RX SN1 रिएक्शन नहीं करते,
1 डिग्री आर एक्स SN1 रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर 1 डिग्री आर एक्स से बनने वाला इंटरमीडिएट, लेकिन अगर 1 डिग्री आर एक्स से बनने वाला इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तो SN1 रिएक्शन कर जाते हैं। तो SN1 रिएक्शन कर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है यहां तक? चलिए अब एक सवाल आप लोग और सोचिए इसके बारे में। देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड है और यहाँ आप रिएक्शन करा रहे हो CH3OH 1 मोल। पहले तो आप सोचो कौन सी रिएक्शन है, 1 एक 2 है? बोलो। CH3OH क्या है, स्ट्रॉन्ग या वीक? SN1 या SN2? SN1। भाई जो भी आपका न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो SN1 को फेवर करेगा। ये तो अपने ही सोच लिया। अब आपके पास 3 जगह पे Cl है और इसका एक ही मोल है, तो ये मोल कहीं एक जगह चिपकेगा। तो कहाँ चिपकेगा, ऊपर नीचे या बीच में? नीचे क्यों चिपकेगा? रेजोनेंस। तो अगर आपने इस नीचे वाले Cl को हटाया, तो इसके हटाने के बाद आपको यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो O के कारण रेजोनेंस कर जाएगा और बात हो जाएगी मोर स्टेबिलिटी की। ये देखो आप रेजोनेंस जो मैं आज की क्लास में शुरू से बोल रहा हूँ। और इस वजह से आपका ये वाला हटेगा और इसके हटने के बाद यहाँ पर ये आपका यहाँ पे जाएगा, यहाँ Cl यहाँ Cl और यहाँ आएगा OCH3, क्योंकि CH3OH से OCH3 लगता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका OCH3 आ जाएगा। करे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक सवाल देता हूँ जिससे आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, जो भी आपने अभी पढ़ा है सारे डाउट्स क्लियर। इसका आंसर लाने की पूरी ट्राई करना भाई, सब बच्चे करेंगे ठीक है? तो एकदम जोश में रहो। ये चाहो तुम गलत करो बट करो, बढ़िया सवाल है ये। पहला यहाँ पे अपन ने लिया H2O, दूसरा यहाँ पे ले रहे हैं अपन NaCN DMSO, तीसरा यहाँ पे ले रहे हैं अपन NaI एसीटोन, फोर्थ यहाँ पे ले रहे हैं CH3OH, और उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे ले रहे हैं अपन NaSCH3DMF। सबका मेजर आपको बताना है। आराम से टाइम लो, 2-5 मिनट करो।
हाँ भाई, H2O की केस में कौन सी रिएक्शन होगी, 1 या 2? SN1। नीचे वाले केस में कौन सी, SN2। यहाँ पे कौन सी, SN2। यहाँ पे कौन सी, SN1। यहाँ पे कौन सी, SN2। बस खत्म बात। आपको बस देखना था कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पे न्यूट्रल है। तो आप देखो ये न्यूट्रल था SN1, यहाँ पे Cn माइनस था SN2, I माइनस था SN2, न्यूट्रल है SN1, SCH3 माइनस है SN2। जहाँ माइनस है वहाँ पे SN2, जहाँ सिंपल वहाँ SN1। तो अब आप H2 का अटैक कराओगे तो आपको पता है अटैक ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होगा, क्या SN1 में आगे पीछे दोनों तरफ से होता है। तो ये आपका आ गया SN1। वही अगर आप NaCN कराओगे तो अटैक बैक साइड से होगा, तो वेज का बैक जो होता है वो डैश होता है, तो डैश पे शेन आ जाएगा। यहाँ पे भी बैक साइड से अटैक कराओगे तो डैश पे आई आ जाएगा। यहाँ कराओगे तो यहाँ पे आप देखोगे CH3OH, ऊपर से भी OCH3, नीचे से भी OCH3। भाई यहाँ पे कराओगे नीचे की तरफ से क्या आएगा, SCH3। सिंपल है यार, कोई खास दम नहीं है। बस आप फ्लो में अगर हो, रोज पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद देख रहे हो तो फिर तो तोते उड़ेंगे। देखो सीधी सी बात आएगी कि कितना आप डेली टच में हो। तो ये हो गया भाई आपका SN1 SN2। इसके सवाल भी करा दिए खूब सारे मैंने, है ना। अच्छे से रिवीजन करो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पिछली क्लास, पिछले साल जब मैं सीकर में यहाँ पढ़ा रहा था PW के अंदर, मेरा सिलेबस उनके बीच में खत्म हुआ था दिसंबर के आसपास। आप लोगों का दिसंबर में नहीं हुआ क्योंकि आप लोग तो भी लेट आए हो। तो दिसंबर में सिलेबस खत्म हुआ, बहुत अच्छे से पढ़े थे वो बच्चे, बहुत बढ़िया से। इंग्लिश मीडियम का बैच था, शुरू से उनका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग था। अपन तो गांव से उठ के आए हैं, वो तो एकदम सीकर वाले कोचिंगों के बच्चे थे पहले से ही। तो थोड़ा बहुत उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा था 11वीं 12वीं। तो बढ़िया से किया उन्होंने, है ना। नंबर आते थे टेस्ट में 650 500, इसके ऊपर ही था रेंज। शुरुआत 500 से हुई, 650 तो चले गए थे वो। बट जैसे मैंने दिसंबर में उनको छोड़ा, मई में एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नाम बता सकता हूँ तुम्हें अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो। बट नाम लेने से बच्चे फिर बुरा मान जाएंगे, कभी कोई रिकॉर्डिंग में सुनेगा तो, है ना। क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस इधर उधर चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट मेरा ये है कि दिक्कत ये हुई कि उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन दिसंबर के बाद टॉपिक से टच छोड़ दिया। क्योंकि मेरी क्लास खत्म, इनऑर्गेनिक चालू, उसमें बिजी हो गए, ऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दी। अब जैसे ही पढ़ना छोड़ा, चीजें उनको डरावनी लगने लगी। जो डायग्राम आज बहुत सिंपल लग रहा है, भाई उनको खाने को दौड़ रहा था फिर। और लास्ट में ऐसी हालत हुई, वही आता था कि उन्होंने ऑर्गेनिक के सवाल पेपर में अटेम्प्ट भी नहीं किए। 40 से 45 नंबर साफ सीधे। और जिसके मान लो 500 और 90 आ रहे हैं, सोचो अगर 40 आते तो क्या होता। और एक लड़का था यहाँ पे, उसका नाम मैं ले सकता हूँ प्रिंस, क्योंकि वो बहुत क्लोज स्टूडेंट है मेरा। उसके मार्क्स आए थे 596। अभी वो है चूरू मेडिकल कॉलेज। अगर वो एक सवाल भी सही और कर लेता और 5 नंबर भी बढ़ जाते तो उसकी शुरुआत चेंज हो जाती। और सही बता रहा हूँ, उसकी काउंसलिंग के टाइम भी मैं उसके साथ ही था। उसने जो जोर लगाया था अपना कॉलेज चेंज करवाने के लिए, जिस तरह का जोर लगाया था, उतना तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो 5 नंबर उसको भारी पड़ गए। और वो भी एक छोटी सी सवाल, वो एलाइलिक का सवाल गलत करके आया। वो एलाइलिक, जैसे तुम्हें पता है कि तुम आज की तारीख में अगर तुम्हें बोलो तो तुम अगर पढ़ने वाले बच्चों, तुम्हें पता है कि सर ये कार्बन जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड जोड़ने वाला ये कार्बन, ये होता है एलाइलिक, इसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। वो इसको ना बना के इसको बोल गया एलाइल क्लोराइड, और सीधा -1। और ये विनाइल होता है। और ये एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के 3 से 4 पेज पे लिखा हुआ है, हेलो एल्केन के अंदर। तो अगर आप गंभीर तरीके से समझना चाहते हो, सिंसियर बच्चे हो, घर परिवार की दशा बदलना चाहते हो, तो इसका टच मत छोड़ना, जो तुम अभी छोड़ चुके हो। क्योंकि तुम्हारी क्लासेस बहुत इरेगुलर आ रही है, सप्ताह में 3 दिन आ रही है, कभी छुट्टी आ रही है। तो तुम जब क्लास आते हो तो मुझे तो इतना विश्वास है तुम क्लास आने से पहले भी पढ़ के नहीं आते हो। सब बच्चों की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ। वही अगर तुम रोज एक बार न्यूज़पेपर की स्टाइल में आधा घंटा रोज ऑर्गेनिक देखो, तो धीरे 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 मई आता था, समझो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आते आते आप लोग 6 महीने आपके पास लगभग है, तब तक तो आप झंडे गाड़ दोगे। अगर आप रोज आधा घंटा एक नियम धर्म बना लो कि हाँ भाई मेरे को ऑर्गेनिक देखनी है, बस सिर्फ देखनी है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप थर्ड SNI। ये अभी पढ़ लेते हैं अपन। SN1 SN2 हो गया, ऐसा नहीं पाते।
देखो इसको कैसे याद करेंगे अपन। जैसे आपको पता है कि आप SN1 कराते हो, तो SN1 में उधर की तरफ RX होता है 3 डिग्री वाला, और पानी मिलाते हो तो ROH बनता है। वही SN2 कराते हो, वहां 1 डिग्री होता है, OH माइनस मिलाते हो तब भी अल्कोहल बनता है। तो नॉर्मली SN1 और SN2 में RX से ROH बनता है, SNI में जस्ट उल्टा है, ROH से RX बनता है, यहाँ उल्टा हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हाँ SNI क्या है भाई। वहां पे RCl से ROH, यहाँ पे ROH से RCl। और इसका जो रिएजेंट होता है वो भी अपने आप में खास है, SOCl2, जिसको अपन नाम देते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम देते हैं? ये आपके SNI खत्म हो गई, है ना। और इसमें RCl के साथ साथ इसके साथ में SO2 भी बनता है, और HCl भी बनता है। और ये जो बनता है वो गैसियस फेज में होता है भाई। और आप जानते हो कि गैसियस फेज में बनने वाली चीज फटाफट निकलती है, इस वजह से बनने वाला RCl अच्छी मात्रा में बनता है, क्योंकि वो जो गैस है वो उड़ जाती है, तो पूरे डब्बे में सिर्फ RCl बचता है, तो उसकी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है अपने को, जिसे हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। शाबाश, यही वो प्रोसेस जिसको अपन क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, इसी का नाम है भाई। जो पुराने बच्चे वो समझ गए होंगे, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है भाई, नोट कर लो। आपको ये एग्जाम टाइम में याद नहीं आएगा, तब आपको ऐसे याद दिलवाना है अपने आप को कि यार ये SN1 SN2 का उल्टा है। वहां पे आपके ROH से, वहां पे आपके RX से ROH बनता है, यहाँ पे ROH से RX बनता है। अभी उल्टा नहीं, अभी कुछ और भी उल्टा, देखो बताता हूँ कैसे। SN1 में अटैक कहाँ से होता है, आगे से कि पीछे से? दोनों तरफ से। SN2 में कहाँ से होता है? तो SNI में आगे से। ऐसे याद कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात? फिर से बोल रहा हूँ, SN1 में क्या होता है, हमला आगे पीछे दोनों तरफ से होता है। SN2 में पीछे से होता है, तो इसमें आगे से होता है। मतलब इसका जो विन्यास होता है वो धारण विन्यास होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। तो आप लिखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SNI, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SNI इक्वल टू रिटेंशन प्रोडक्ट, धारण विन्यास, रिटेंशन प्रोडक्ट, धारण विन्यास। समझ गए? तो ये आपका धारण विन्यास हो गया। ठीक है। और चाहो तो आप नीचे लिख लो कि SN1 में दोनों, SN2 में पीछे, SNI में आगे। तो एकदम फटाफट आपको मतलब लिंकेज अच्छा बन जाएगा दिमाग में। SN1 में आगे पीछे, SN2 में पीछे, SNI में आगे। ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपके इतनी काम नहीं आएगी, तो सिंपली मैं आपको इसके अंदर सवाल बता देता हूँ, सवाल कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो आप यहाँ पे, देखो सवाल नंबर 1। मान लो आपके पास यहाँ पर है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया आपको, प्लेन के ऊपर की तरफ OH दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है SO सील्ड। कुछ भी फर्क नहीं होगा, इतना साफ साफ लिखा हुआ आएगा पेपर में से। तो पहले तो आप समझोगे कि यहाँ पे ROH है, मतलब पक्का ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं मैटर आगे से होगा या पीछे से होगा, आगे से होगा। इसका मतलब आगे की तरफ क्या लगा दोगे, ये लो, खत्म बात। ये हो गया आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। इस तरीके से दिमाग में आप याद कर सकते हो। फ्रंट साइड से अटैक होगा, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, और इसकी मान लो मैं एक्शन करवाता हूँ SOCl2 से। तुक्का लगाओ, आंसर क्या आएगा? क्या हटा के क्या लगा दोगे? OH हटा के, कॉमन सेंस की बात है।
तो ये आ गया आपका CH3, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया Cl। हालांकि ये अल्कोहल नहीं है, बट समझ में आ रहा है कि हाँ OH हटा के Cl लगाना है, तो इसको स्टार लगा लो। तो अल्कोहल की आड़ में हम इसको भी सल्टा रहे हैं। इसके बाद लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ SNI, जो पेपर में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ SNI, यहां से सवाल आने के चांसेस हाई है। कई बार क्या होता है, सवाल को दो तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे मान लो अभी आपके यहाँ पे OH प्लेन के ऊपर है, तो या तो आपको पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो आपको दिया हुआ SOCl2, बताओ क्या आंसर आएगा। बट कभी कभी आपको यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं SOCl2 विथ pyridine, पायरिडीन pyridine ये वाला। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कई बार इसकी स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या लिखा हुआ आ गया यार, ये ऐसा होता है भाई। और कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं PY डॉट, तो PY का मतलब भी pyridine होता है, सिंबल है ना। तो जब वैसा लिखा हुआ आए, तो आप जानते हो कि आपको सिंपली प्लेन के ऊपर की तरफ Cl लगा देना है, साथ में SO2Cl उड़ा देना है, SO2HCl। बट जैसे यहाँ पे pyridine आ गया, आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और जो हमला आगे से हो रहा था वो पीछे से हो जाएगा pyridine के कारण। कॉमन सेंस लगाओ, ये तो आपके मैकेनिज्म कौन सी SN, बट ये क्या है SN, क्योंकि 2 में हम उल्टा होता है, आगे है तो पीछे होता है, पीछे है तो अगर आप SOCl2 में pyridine मिला देते हो तो रिएक्शन आपकी उल्टी हो जाती है, और नहीं मिलाते हो तो सीधी रहती है। तो सवाल pyridine पे घूम जाता है, तो ये आप अच्छे से याद करो। एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। करें भाई स्टार्ट। छाप लिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कभी कभी आपको सवाल ऐसा दिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये आपके पास है, और यहाँ लिखा होता है SOCl2। बताओ आंसर में क्या लिखूं मैं। कुछ नहीं करना है भाई, OH से Cl लगा दो, खत्म बात, ये लो, ये आपका यहाँ पे आ गया Cl, प्लस आ गया SO2, प्लस आ गया HCl। हाँ या ना। बेसिकली ये जो दिखाया गया है आपको, ये दिखाया गया फिशर प्रोडक्शन फार्मूला, जो प्लस बनाते हैं ना वो फिशर होता है बेसिकली। तो जिस साइड से OH हटा उसी साइड आपका Cl आ गया। तो कभी ऐसा दिखाया था ऐसे, बस पॉइंट ये है कि जिस साइड से हटेगा उस साइड लगेगा, साइड चेंज नहीं करनी है। हाँ pyridine आए चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप खत्म हो गया। देखो अब जो मेन सवाल आपके आते हैं ना भाई, वो आते हैं इनसे, जो मैंने आपको पढ़ा दिए 3 टाइप। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें से एक टाइप होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, बाकी का आपको एक एक एग्जाम्पल देखना है बस। हाँ ये एग्जाम्पल है तो ऐसे कर लिया, टाइप मतलब एग्जाम्पल्स। ठीक है, आ जाओ फटाफट फोर्थ टाइप पे आ जाओ। फोर्थ टाइप, इसका नाम है SNAR रिएक्शन। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है, AR मतलब हो गया एरोमेटिक, नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं लिखवा देता हूं पहले थोड़ा, फिर अपन बात करेंगे।
करें शुरू। लिखो, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एराइल हैलाइड, फिर ऐसे ब्रैकेट में बनाओगे बेंजीन पैक्स, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एसन रिएक्शन शो नहीं करते, एसन रिएक्शन शो नहीं करते, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। समझ गए ना? आप जानते हो ना ये वाला रेजोनेंस होता है भाई, इसके कारण यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, जैसा भी आज बताया था। ब्रैकेट बंद करो। लेकिन अगर, लेकिन अगर एराइल हैलाइड के एराइल हैलाइड के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये रिएक्शन हो जाती है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, जिसे हम SNAR रिएक्शन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, बस वहां पे SNAR नाम नहीं दिया हुआ है, जिसे हम SNAR अभिक्रिया कहते हैं। देखो बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको अपन समझेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर फील आए कि ये क्या लिखवा दिया। एक बार पढ़ो उसको जरा, रेटिंग लगाओ। पढ़ लिया? अब ऊपर देखो, अब सारा बोर्ड पे देखोगे जल्दी समझ में आएगा। हम सभी जानते हैं कि आपका जो नाभिक नहीं है वो यहां पर अटैक करना चाहेगा, इस कार्बन के ऊपर, आया ना? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके खींचने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो ये चाहेगा कि मैं यहाँ अट्रैक्शन करूं, लेकिन यहाँ पर ये आ गया आपका रेजोनेंस, इसकी वजह से पे कितने बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, है ना? तो ये लगना तो चाहेगा बट वो डांडा तोड़ने में इसको जोर आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्मल केस में रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फिर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा टेम्परेचर प्रेशर, तब जाके ये होगा। तब तो आराम से आप डबल बॉन्ड करेक्टर भी तोड़ सकते हो, बट टेम्परेचर और प्रेशर लगाए उसके लिए भट्टी वट्टी लगानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, उतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम नहीं चाहते कि खर्चा करें। तो हमारे पास एक तरीका और है, देखो कैसे। अगर आप इस बेंजीन के यहां पर, इसके हिसाब से यह है ऑर्थो जगह और यह है पैरा, अगर मैं इस जगह पे लगा दूं एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके खींचने के कारण यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर भी आएगा पॉजिटिव और यहां पर भी आएगा पॉजिटिव। जो खींचता है उसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच जाते हैं, तो प्लस आ जाता है। ठीक है, अब अगर यहां प्लस आया तो आप ये बताओ कि इस कार्बन से एक्स भी खींच रहा था, तब डेल प्लस आया था, और नीचे भी खींच रहा है, तो डेल प्लस बढ़ेगा या घटेगा? तो रिएक्शन हो सकती है या नहीं होगी? तो इसे बोलते हैं SNAR। समझ में आ गई बात? और वही मान लो गलती से आप यहाँ पे देने वाले लगा देते, तो यहाँ तो डेल प्लस कम हो जाता, तो भूखी मर जाती, तो अटैक होता या नहीं होता? तो जो पहले नहीं हो रही थी वो अब और जिंदगी में नहीं होगी। दोबारा फिर से सुनो, आप जानते हो कि एराइल हैलाइड नाभिक स्नेह से रिएक्शन नहीं करता, और ग्रुप लगा दूं देने वाला, तब तो जिंदगी में नहीं करेगा, बट अगर खींचने वाला लगा दूं तब कर जाएगा। गेम समझ में आ गया? तो इसको बनाओ और लिख लो उस चीज को आप। अब देखो इधर, अगर आप ये ग्रुप यहां लगाओगे तब भी वहां प्लस आएगा, और यहां लगाओगे तब भी वहां प्लस आएगा, इसलिए मैंने बोला ऑर्थो और पैरा। मेटा पे लगाओगे तो प्लस नहीं आएगा, इसलिए अपन ऑर्थो पैरा बोल रहे हैं। एक बार आप ये बनाओ और थोड़ा सा अपने मन से कुछ लिखो जो आपको फील हुआ है।
समझ में आया? जो भी आपको लगा है ना वो आप लिख लो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपको हमेशा याद रहने वाली है, टीचर वाली लैंग्वेज बहुत कम याद रहती है। बट जो खुद को लगता है वो अपनी लैंग्वेज बना लो, मारवाड़ी चाहे हिंदी अंग्रेजी जो भी लिखना है, बट वो याद रहेगी। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिससे आप उसको और अच्छे से अप्लाई कर लोगे। तो आपने ये तो बना लिया होगा डायग्राम, तो थोड़ा सा खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब अपन एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है भाई, और ये एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ सवाल। देखो एक ही बार सोचना है यार, लेकिन जम के सोचना फिर। सुनो, पहले ऊपर देखो एक बार बोर्ड पे। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो रेट है, जो इसमें लगने वाला रेट है, टाइम है, उसको मैंने बोला R1, और इसके जो रेट है वो क्या है, R2। अब हम जानते हैं कि एराइल हैलाइड नाभिक से नहीं सिलेक्शन नहीं करता क्योंकि रेजोनेंस होता है। तो बाहर से भट्टी लगानी पड़ेगी। उस भट्टी का जो तापमान है वो T1 है, बाहर से दिया गया टेम्परेचर। यहां जो बाहर से दिया गया टेम्परेचर वो T2 है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। यहां रेट R3 है, टेम्परेचर T3 है। यहाँ R4 है और टेम्परेचर T4। आपको R1 R2 R3 R4 में एक ऑर्डर बताना है, और T1 T2 T3 T4 में भी एक ऑर्डर बताना है। दो ऑर्डर आपको निकालना है सही सही। क्या तो रेट का ऑर्डर आएगा, क्या बाहर से दिया गया टेम्परेचर का ऑर्डर आएगा। आराम से सोच लो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, टाइम लो। हाँ भाई, आ गया आंसर सबका, आगे का लगाए तुक्का। क्या बस आर का ऑर्डर बोलो। R 4 3 2 1, शाबाश। टेम्परेचर बताओ भाई, अरे जोर से बोलो, 1 2 3 4। शाबाश, मजा आया। तो ये हो गया भाई आपका इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे 4 3 2 1 कैसा आया। आपको पता है कि बेचारा ये तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स तोड़ना मुश्किल है। फिर आपने नीचे से खींचा, तो यहाँ जरा मरा डेल प्लस बढ़ा, क्योंकि वो खींच रहा है ना। फिर आपने लगा दिया 2 2, तो भाई ये भी खींचा और वो भी खींचा, तो भूख और तगड़ी हुई। और 3 3 खींचेगा तो फिर तो बात ही खत्म, खतरनाक वाली डेल प्लस आ गई, तगड़ी वाली भूख। अगर तगड़ी वाली भूख आ गई तो नाभिक्स नहीं तो फटाफट बजट मारेगा, तो फास्ट हम फास्ट R4 हो जाएगा। अब जो चीज फास्ट हम फास्ट हो रही है, क्या उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा? जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उसको पढ़ाना पड़ेगा? लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उसको पीट पीट के पढ़ाना पड़ेगा। ये देखो नहीं पढ़ने वाला, देखो यारा, ये नहीं पढ़ने वाला है, दिया तावड़ा इसको भचीड़। समझ में आ गई बात? तो जो रिएक्शन नहीं हो रही होगी उसको तापमान देना पड़ेगा ताकि वो हो जाए। छाप ले भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये आपका था SNAR मैकेनिज्म। कोई डाउट किसी को? आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। मतलब ठीक है, अभी जो एनसीईआरटी है वहां पे पता क्या है, वहां पे T1 की वैल्यू दे रखी है 743, 520, 422, 302। बात तो वही है ना, T1, T2, T3, T4 में बड़ा कौन छोटा कौन। मैंने कंसेप्ट समझा दिया वहां। आपको रट्टा नहीं मारना टेम्परेचर, आपको कंसेप्ट ही समझना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कितना टेम्परेचर, वो ये पूछेगा कितना कम और कितना ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो अब इसका आंसर कौन निकालता है, देखते हैं भाई। यहां पर Cl है और यहां पर Br है और यहां पर NO2 लगा है। ठीक है, और आपको दिया गया है 1 मोल KSH और आपको पूछा गया मुख्य उत्पाद। आराम से सोच समझ के धीरे धीरे करो भाई, जल्दीबाजी कोई नहीं। चलो दूसरा भी ले लो सवाल। हाँ भाई, फर्स्ट क्या हटाओगे, Cl या Br? देखो कंफ्यूज हो गए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना आप। ये आपका सवाल कराएगा, ये NO2 है, खींचेगा या देगा? इसके कारण प्लस कहां कहां पाएगा, इसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा। आएगा कि नहीं आएगा? इसके सापेक्ष यहां यहां और यहां प्लस आएगा। तो इसका मतलब यहां डेल प्लस बढ़ा है नहीं बढ़ा? खत्म बात। यहां तो प्लस आया ही नहीं तो डेल प्लस बढ़ा ही नहीं, तो बात खत्म हो। आप जो NO2 वगैरह होगा उसके ऑर्थ और पैरा पे प्लस बना दो। अब उसके ऑर्थ पैरा में हमारा जो ClBr चिपका हुआ है हटा दो। तो यहां से आपने Br हटाया तो ये आपका Br भागा यहां से। ये आपका SH आ गया, Cl पे प्लस आया नहीं वो रह गया, और ये आ गया आपका NO2। हाँ या ना? नेक्स्ट दोबारा से वापस एक बार और सोचो। समझ में आ गया? तो आप देखोगे तो इस NO2 के कारण ये खींचेगा, तो यहां प्लस और भगा दो भाई, खत्म बात। तो ये आएगा, जहां प्लस आएगा वहां डेल प्लस बढ़ेगा, डेल प्लस बढ़ेगा तो वहां पर OH लग जाएगा। बाकी को आप ना छेड़े, पाप लगेगा। बात वही है,
क्लोरीन के रेस्पेक्ट में मेटा पे है, तो इसका माइनस एम क्लोरीन पे काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ डेल प्लस आएगा ही नहीं। हमारी बात सही बात है। हाँ तो इस जगह पे एम लगा या नहीं लगा? क्या लगा? आई। और यहां पे क्या लगा? एम एम एम। इसके पैरा पे बी आर है, इसके मेटा पे सीएल है। जो भी मैं बोल रहा हूं तुम्हें सुनना नहीं है भाई, छोटे, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको एक डाउट आ रहा है तो मैं इसी को बता रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे बताया वैसे करो, सबसे बेस्ट तरीका वही है। अब ये थोड़ा सा जियो से पढ़ के आ रहे तो जियो से लगा रहे, बट ये कंफ्यूज हो रही है खुद ही। देख इधर, इस NO2 के कारण यहां पर लगेगा इंडक्टिव, और इसके कारण यहां पे यहां रेजोनेंस और यहां रेजोनेंस लगेगा। तो इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो यहां तो पहुंचा ही नहीं, और यहां पहुंच गया। तो यहां पहुंच गया तो ये विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? विड्रॉइंग। तो इसकी वजह से यहां प्लस आएगा कि नहीं आएगा? वही तो बोल रहा हूं, उस कारण हो रहा है। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन, बोलो आंसर, बोलो फटाफट। सीएल हटा के एसएच लगा तो बस खत्म, खल्लास हो गया। तो यहाँ पे आ गया CHO, यहाँ पे भी आ गया CH, और यहाँ पे आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, पढ़ लो यहाँ पे।